हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा हम लोग एक नई सीरीज शुरू किए थे जहां पर प्यारे बच्चों हिंदी के सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको करवा रहे थे। उसी में ये हम लोग तीसरा सेट लेके आए हैं, यानी कि ये सेट 3 है। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे समय करीब आ रहा है हम लोगों को वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ देना चाहिए, है ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस हम लोग सेलेक्ट करके लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है एग्जाम काफी करीब है, इसलिए अभी हम लोगों को वैसे ही प्रश्न करना चाहिए जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज इस लाइव क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस लाइव क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे, यानी हर चैप्टर में जो लेखक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखेंगे और आज हम लोग 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, है ना। ओ सदानीरा, सिपाही की मां और परगीत और समाज, ये 3 चैप्टर को आज एक क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि ये तीनों चैप्टर से कोई भी सवाल आए आसानी से बन जाए। और याद रखिएगा ये सेट 3 है, तो इससे पहले 2 सेट कंप्लीट करा चुके हैं, सेट 1 सेट 2। अगर आप नहीं देखे होंगे आप सर्च करना हिंदी सेट 1 बाय तनु क्लासेस, हिंदी सेट 2 बाय तनु क्लासेस, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर 7वां चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है ओ सदानीरा। प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम ही बहुत मजेदार है, तो आप पढ़ने में कितना मजा आएगा। चैप्टर का नाम है ओ सदानीरा। सबसे पहला सवाल बनता है कि ये ओ सदानीरा क्या है ना। जैसे मैंने कहा कि हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय को पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, है ना। तो प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम है ओ सदानीरा। पहला सवाल है कि ये ओ सदानीरा क्या है। ये एक निबंध है, ओ सदानीरा एक निबंध है। पूछा जाता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग चंपारण क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। आप सबको पता होगा चंपारण क्षेत्र के बारे में, चंपारण आंदोलन के बारे में। चंपारण में एक समय हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा जंगल होता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग धीरे धीरे आते गए, जंगलों की कटाई करते गए और आज जो चंपारण का क्षेत्र है वो बिल्कुल ऐसा समझो वीरान जैसा हो गया है ना। तो ये जो ओ सदानीरा है, ओ का सदा का मतलब होता है हमेशा। देखो ओ सदानीरा में सदा का मतलब होता है हमेशा और नीरा का मतलब होता है पानी या फिर जल, यानी हमेशा पानी भरा हुआ रहता था। कहां पर? तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग गंडक नदी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर इस चैप्टर को लिखा गया है ओ सदानीरा, जो कि एक निबंध है। इस चैप्टर में हम लोग गंडक नदी के बारे में पढ़ते हैं, वो नदी जो हमेशा पानी से भरा हुआ रहता था। और इस चैप्टर में हम लोग किस क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, याद रखिएगा इस चैप्टर में हम लोग चंपारण क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। वो क्षेत्र जहां पर पहले हमेशा हर जगह पे जंगल हुआ करता था, लेकिन आज के दिन लोग धीरे धीरे आते गए और जंगलों की कटाई करते गए। सारे लोगों ने उस जगह का शोषण किया, उस जगह का दोहन किया अपने फायदे के लिए। जैसे अंग्रेज आया, अंग्रेज आकर के सारे जंगलों की कटाई करवाई और सारे किसानों से नील का खेती करवाया, और नील का खेती करने की वजह से सारा जितना भी जंगल है चंपारण क्षेत्र का वो कटती चली गई। तो इस चंपारण क्षेत्र के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। चंपारण में जो जंगल हुआ करती थी आज वहां पर बिल्कुल भी जंगल नहीं है। ठीक है, तो चलो ओ सदानीरा की सबसे पहले बात करते हैं। लेखक कौन है, तो प्यारे बच्चों लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी, है ना। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म की बात करें 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 14 मई 1978 को इनकी मृत्यु हुई थी। यानी हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़े हैं। जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु कब हुई थी, जो कि संपूर्ण क्रांति भाषण दिया था। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 1979 में हुई थी और जगदीश चंद्र माथुर जी की मृत्यु 1 साल पहले 1978 में हुई थी, है ना। तो जयप्रकाश ओ सदानीरा जो कि एक निबंध है, इसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, जिनको हम लोग माथुर जी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, इनका मृत्यु हुआ था 14 मई 1978 को। बात करते हैं इनका जन्म स्थान के बारे में कि इनका जन्म कहां हुआ था, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। यानी कि इनका जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बात करते हैं उनके कर्म क्षेत्र के बारे में, तो ये एक नाटककार भी थे और एक लेखक भी थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगदीश चंद्र माथुर जी क्या थे, वो एक नाटककार थे। और यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओ सदानीरा चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि एक निबंध है। थोड़ा सा और बात करते हैं इनके बारे में कि जगदीश चंद्र माथुर जी एमए किया है। एमए जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, फिर आप आईए करोगे, बीए करोगे, उसी तरह से
जगदीश चंद्र माथुर जी एमए किया है। एमए कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कहां से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्यारे बच्चों जगदीश चंद्र माथुर जी ने एमए किया है। बात करते हैं, उन्होंने आईएससी की भी परीक्षा पास किया है प्यारे बच्चों। कब? 1941 में। ठीक है। और प्रशिक्षण के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए वो अमेरिका गए थे। तो पूछा जाएगा कौन सा लेखक है जो ट्रेनिंग के लिए यानी प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए? तो प्यारे बच्चों उस लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर जी, है ना। अब बात करते हैं, याद रखिएगा यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा लेखक है जिनको बिहार का सचिव चुना गया था, है ना, शिक्षा सचिव। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने एमए किया है अंग्रेजी भाषा से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1941 में इन्होंने आईएससी की परीक्षा पास किया है ना। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए थे और बिहार का शिक्षा सचिव भी नियुक्त हुए, यानी बिहार का शिक्षा सचिव बने थे। कौन? जगदीश चंद्र माथुर जी, है ना। इनको कुछ कुछ पुरस्कार भी दिया गया है, कुछ कुछ सम्मान भी है, जैसे विद्यावारिधि। पूछा जाएगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा उपाधि मिला? विद्यावारिधि। विद्यावारिधि का उपाधि जगदीश चंद्र माथुर जी को मिला है। और कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। यानी कालिदास अवार्ड किसको मिला? जगदीश चंद्र माथुर जी को, है ना। आपको पूछा जाएगा राजभाषा पुरस्कार किसको मिला? जगदीश चंद्र माथुर जी को। ठीक है। तो ये कुछ है लेखक परिचय जहां से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन का जल्दी जल्दी से जवाब देना है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है, ओ सदानेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? यानी ये जो ओ सदानेरा जो चैप्टर है, जो कि एक निबंध है जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, ये कहां से लिया गया है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं ये लिया गया है बोलते छंद से। फर्स्ट का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो ओ सदानेरा जो है ये आपका बोलते छंद से लिया गया है। और ये जो बोलते छंद है प्यारे बच्चों ये भी एक निबंध है। जैसे ओ सदानेरा निबंध है उसी तरह बोलते छंद निबंध है। और ये ओ सदानेरा को जो लिखा गया है ये बोलते छंद से ही लिया है इसको। ठीक है, बोलते छंद से। अगला सवाल देखिएगा, गंडक नदी का जल सदियों कैसा रहा है? यानी जो गंडक नदी है, गंडक नदी, इसका जल हमेशा से कैसा रहा है? तो बिल्कुल जो गंडक नदी का जल है ना वो हमेशा चंचल रहा है, चंचल। ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3, रामपुरवा कहां से आया है? इस चैप्टर में हम लोग चंपारण क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो पूछा गया कि ये जो रामपुरवा है ये कहां पर है? तो प्यारे बच्चों रामपुरवा जो है ना ये भीतिहरवा के पास है। भीतिहरवा, भीतिहरवा। तो रामपुरवा कहां पर है? भीतिहरवा के पास। रामपुरवा, भीतिहरवा। तो थर्ड का बिल्कुल राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। 2023 में देखो ये क्वेश्चन आपको पूछा है 2023 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया। अब आपको बताना है, आप सबको पता होगा जो चंपारण के किसान थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था ना। चंपारण के जितने भी किसान थे उनको जबरदस्ती नील का खेती करना पड़ रहा था। और कौन करवा रहा था? अंग्रेज, है ना। तो एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो बहुत परेशान हो गए। जब वो बहुत परेशान हो गए तो वो गांधी जी के पास गए और वहाँ जाकर के गांधी जी को बुलाया और गांधी जी को सारी बातें बताए कि देखिए हमारे ऊपर अंग्रेज इस तरह का परेशान कर रहा है, हमारे ऊपर इस तरह से अंग्रेज अत्याचार कर रहा है। फिर गांधी जी ने सारी चीज़ों को देखा और फिर गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको हम लोग चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। अब आपको बताना है कि जब गांधी जी गुजरात के थे, जब वो चंपारण आए तो चंपारण को उसको रहने के लिए किसने जगह दिया था? तो मठ के महंत ने। तो प्यारे बच्चों चंपारण में आकर के उन्होंने एक तरह से झोपड़ी बनाया था। उस झोपड़ी को किसने जला दिया? वो अंग्रेज ही था और वो अंग्रेज का नाम था एमन साहब। तो जो एमन साहब के कर्मचारी थे प्यारे बच्चों, इसी ने जो है जला दिया। तो गांधी जी के झोपड़ी को डैश ने जला दिया। किसने? एमन साहब के कर्मचारियों ने। एमन साहब कौन था? वो जो अंग्रेज था, वो जो पागल अंग्रेज था, उसका नाम था एमन साहब। उन्हीं के कर्मचारी, उन्हीं के सिपाहियों ने गांधी जी का झोपड़ी को जला दिया। वो झोपड़ी जहां पर गांधी जी रहते थे, क्योंकि अंग्रेजों से लोगों को इतना डर था कि गांधी जी को कोई रखना भी नहीं चाहते थे। सब डरते थे अंग्रेजों से, क्योंकि कोई भी अगर गांधी जी को रखता तो उनको सजा मिल जाती थी, है ना। तो एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी के झोपड़ी को जला दिया। अगला सवाल, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ये जो ओ सदानीरा चैप्टर है प्यारे बच्चों ये आपका निबंध है। किस विद्या के अंतर्गत आता है? ये निबंध के अंतर्गत आता है। देखो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिए, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे?
तो जगदीश चंद्र माथुर जी एक नाटककार थे, नाटककार। बिल्कुल, अभी हमने बताया ना कि जगदीश चंद्र माथुर जी एक नाटककार थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? आखिर चंपारण क्षेत्र में जो इतना बाढ़ आता है, इतनी जो पानी आती है, इसके पीछे क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, इसके पीछे कारण है जंगलों का कटना। जब जंगल को काटा जाता है ना, तो जंगल को काटने के बाद जो बाढ़ है वो बहुत ज्यादा आता है। आप कहोगे कैसे? देखो, जब पानी बहती है ना, पानी जब बह रही होती है, तो अगर पानी को रोकने के लिए कोई चीज ना हो ना, तो वो पानी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो आप बताओ, जंगल जो होता है, जो पेड़ पौधा होता है, वो क्या करता है? पानी को रोकता है, पानी की स्पीड को रोकता है। लेकिन जब आप पेड़ पौधे की कटाई कर दोगे तो पानी की स्पीड को कोई नहीं रोक पाएगा और वो पानी बहुत स्पीड से जाएगा, है ना। तो पूछा गया, चंपारण क्षेत्र में जो इतना बाढ़ आता है, इतनी भयानक बाढ़ आती है, इसके पीछे क्या कारण है? जंगलों का कटना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? अब अभी हमने पढ़ा जगदीश चंद्र माथुर जी क्या बने थे? वो शिक्षा सचिव बने थे। कहां के? बिहार के। ऑप्शन आपका सी यहां पर सही हो जाएगा। तो जगदीश चंद्र माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? वो बिहार के शिक्षा सचिव बने थे। जगदीश चंद्र माथुर जी कौन? ओ सदानीरा के लेखक। ठीक है, अगला देखो, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां स्थापित किया था? है ना, जब गांधी जी चंपारण आए थे तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ लोग बहुत परेशान है, यहाँ पर कुछ करना चाहिए, और गांधी जी ने फिर क्या खोला? स्कूल खोलना शुरू किया, और उस स्कूल का नाम रखा आश्रम विद्यालय। उन्होंने विद्यालय खोलना शुरू किया और विद्यालय का नाम क्या रखा? आश्रम विद्यालय। और उन्होंने प्यारे बच्चों टोटल 3 आश्रम विद्यालय बनाया। किसको? लोगों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वो कहां कहां पर खोला गया? बडहरवा में, मधुबन में और भीतिहरवा में। 3 जगह पे उन्होंने 3 विद्यालय खोला आश्रम विद्यालय नाम से। तो वही पूछा गया कि ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां स्थापित किया, यानी गांधी जी ने जो आश्रम विद्यालय बनाया ये कहां पर बनाया? तो गांधी जी ने जो आश्रम विद्यालय है वो 3 जगह पे बनाया, बडहरवा में, मधुबन में और भीतिहरवा में, 3 जगह पे। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उन्होंने 3 आश्रम विद्यालय बनाया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। वहां के लोग जो अंग्रेजों से बहुत डर गए थे, उनको एक तरह से डर को खत्म करने के लिए, है ना। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? जो अंग्रेज है वो किस चीज की खेती करवाता था? तो प्यारे बच्चों, वो नील की खेती करवाता था, है ना। और उन्होंने किसानों से कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा नील की खेती करो, ज्यादा से ज्यादा। और नील की खेती करने से अंग्रेजों को बहुत फायदा होता था, लेकिन किसानों को बहुत नुकसान। क्यों? क्योंकि किसान की जो जमीन है वो बंजर हो जाती थी। एक बार अगर किसी जमीन पे नील की खेती हो गया तो वहां पर वो जमीन बंजर हो जाता था, दूसरा खेती वहां पर नहीं होता था, है ना। तो अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? अंग्रेज ठेकेदारों ने नील की खेती को बढ़ाया। प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से 10 ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर एक सब्जेक्टिव, फिर 10 ऑब्जेक्टिव, फिर एक सब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब हम लोग एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है? आखिर चंपारण क्षेत्र में जो इतना बाढ़ आता है इसके पीछे क्या कारण है? तो हमने क्या कहा अभी कि जंगलों के कटने की वजह से जो है ना बाढ़ बहुत ज्यादा आता है, तो इसीलिए चंपारण क्षेत्र में बाढ़ ज्यादा आता है। तो देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के, इतना जो प्रचंड बाढ़ आता है चंपारण में, इसके पीछे का कारण है जंगलों की लगातार कटाई। यानी जंगलों को लगातार कटने से, जंगलों को लगातार काटने से चंपारण में बाढ़ ज्यादा आता है ना। चंपारण क्षेत्रों में पहले बहुत जंगल हुआ करता था और जंगल की जड़ें पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगलों की कटाई होने से जो महावन है, जो इतना बड़ा जंगल है, वो समतल हो गया, और धरती समतल होने से बाढ़ के पानी का बहाव में कोई रुकावट नहीं होता और वहां बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगता। ठीक है, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के प्रचंडता क्या कारण है? आपको पूछा जाएगा कि आखिर इतना भयानक बाढ़ चंपारण क्षेत्र में क्यों आता है, तो आप जवाब दोगे क्योंकि चंपारण क्षेत्र में सबसे पहला कारण यही है बाढ़ आने का, जंगलों की कटाई। चंपारण क्षेत्र में क्या हुआ, धीरे धीरे जंगलों की कटाई होने लगी, और जंगलों की कटाई होते 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 पूरा जंगल एकदम समझो खत्म हो गया, पूरा सब जमीन समतल हो गया, और पूरा जो जंगल है वो कटने की वजह से पानी को रोकने के लिए अब कुछ नहीं रहा, इसलिए
पानी बहुत तेजी से बढ़ता है और इसी कारण से बाढ़ बहुत तेजी से आता है ना। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का प्रमुख कारण है जंगलों की लगातार कटाई। चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत जंगल हुआ करता था और जंगल की जो जड़ होता है वो पानी को रोकता था, लेकिन धीरे धीरे जंगलों की कटाई होने से वो जंगल खत्म हो गया और धरती पूरा समतल हो गया और बाढ़ के पानी के स्पीड को, बहाव को कोई रुकावट नहीं होता, क्योंकि जंगल ही नहीं है तो पानी की स्पीड को कौन रोकेगा। कम से कम मान लो ये जंगल रहता तभी ना ये पानी की स्पीड को रोकता। अब जंगल नहीं है तो पानी को रोक नहीं सकता और इस वजह से बाढ़ बहुत ज्यादा आता है, प्रचंड बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पुंडलिक जी कौन थे? बताइए जो पुंडलिक जी है वो कौन थे? तो याद रखिएगा वो एक शिक्षक थे। बिल्कुल 11 का राइट आंसर जो भी बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नाटक है जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क। कभी कभी पूछा जाएगा कोणार्क की रचयिता कौन है? तो कोणार्क की रचयिता, कोणार्क के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो कौन? जगदीश चंद्र माथुर जी की कौन सी नाटक है? कोणार्क। कोणार्क क्या है? एक नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? माथुर जी मतलब जगदीश चंद्र माथुर, जिनको हम लोग माथुर जी कह के बुलाते हैं। तो बताइएगा कि कौन सी उपाधि है, कौन सा लकब है जो माथुर जी को मिला है? तो प्यारे बच्चों वो है विद्यावारिधि। तो ये जो विद्यावारिधि की उपाधि है, विद्यावारिधि की उपाधि ये माथुर जी को मिला है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। माथुर जी को भीतिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? यानी जगदीश चंद्र माथुर जी जब वो भीतिहरवा गए, भीतिहरवा वो क्या करने गए थे? पता लगाने के लिए कि सच में क्या क्या उस वक्त में हुआ था, इतिहास का पता लगाने के लिए जगदीश चंद्र माथुर जी भीतिहरवा गए। जब वो उस जगह पे पहुंचे, भीतिहरवा गांव में पहुंचे, तो प्यारे बच्चों उनको वहां पर कौन मिला? तो उनको वहां पर पुंडलिक जी मिला। कौन मिला? पुंडलिक जी। बिल्कुल 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो माथुर जी भीतिहरवा जब पहुंचे उनको वहां पर पुंडलिक जी मिला। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? निर्भीकता का मतलब क्या होता है? निर्भीकता, देखिए गांधी जी जो थे ना वो सभी को निर्भीकता सिखाते थे। मतलब वो कहते थे कि अंग्रेजों से हमें डरना नहीं है बल्कि हमें लड़ना है, हमें उनसे मुकाबला करना है, तभी वो हमसे डरेगा। इसी को कहते हैं निर्भीकता। तो गांधी जी जो है ना वो सारे लोगों को बताते थे कि हमें अंग्रेजों से डरना नहीं चाहिए बल्कि हमें अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। इसी को कहते हैं निर्भीकता। तो पूछा गया जो पुंडलिक जी है इनको निर्भीकता किसने सिखाया? ये निर्भीकता किससे सीखी? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी ही सारे लोगों को निर्भीकता सिखाते थे। अगला देखिए, चंपारण में धांगर कहां से आए? धांगर, धांगर का मतलब क्या होता है? भारे का मजदूर। और धांगर को बुलाया था अंग्रेजों ने खेती करने के लिए, जंगलों को काटने के लिए, है ना। तो पूछा गया ये जो चंपारण में जो धांगर है ये कहां से आया? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो धांगर है ना ये आया था छोटा नागपुर से। बिल्कुल 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी जो है चंपारण आए थे 1917 में। कब आए थे? अप्रैल 1917 में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो पूछा गया कि गांधी जी चंपारण कब आए थे? बिल्कुल 17 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वो आए थे 1917 में, अप्रैल में। अगला देखिए, तीन कठियों प्रथा का संबंध है। तो आपको पता होगा अंग्रेज ने एक नियम लगाया था, तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली क्या होता है? बेसिकली यानी अंग्रेज ने कहा था कि नील की खेती सबको करना पड़ेगा तीन कठिया प्रणाली के तहत। मतलब क्या? इस नियम के आधार पर था कि मान लो अगर आपके पास 20 कट्ठा का खेत है तो उसमें से 3 कट्ठा खेत में जो है आपको नील का खेती करना पड़ेगा। तो पूछा गया ये तीन कठिया का प्रथा का संबंध किससे है? नील से है, क्योंकि अंग्रेजों ने नील की खेती करने के लिए तीन कठिया प्रणाली को लाया था। तो तीन कठिया का संबंध नील से है। अगला देखिए, तो ओ सदानेरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया, है ना। जब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे तो जो सुल्तान है वो आता है किसको मारने के लिए? एक राजा को मारने के लिए, है ना। राजा को मारने के लिए वो आता है और लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए आता है। और वो जैसे ही घोड़े से उतरता है, घोड़े से उतरने के बाद कौन से पेड़ पर हमला करता है? कौन से पेड़ पर आघात करता है? तो प्यारे बच्चों वो है विशाल वीटप के तने पर। जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है ना, जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है उन पर सबसे पहले आके हमला करता है ना। तो ओ सदानेरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान जो है घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो वो विशाल वीटप के तने पर आघात किया। अगला क्वेश्चन देखिए, मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी? अब आपको पूछा गया जो मठ का महंत था उन्होंने गांधी जी को कहां शरण दी, यानी गांधी जी को रहने के लिए कहां जगह दी? तो प्यारे बच्चों एक महुए के पेड़ के नीचे,
एक महुआ का पेड़ था, उसी के नीचे प्यारे बच्चों मठ के महंत ने गांधी जी को रहने के लिए जगह दिया। कभी कभी पूछेगा कि महुए के पेड़ के नीचे गांधी जी को रहने के लिए किसने शरण दी, तो मठ के महंत ने, है ना। क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमा के पूछे आपको कहेगा मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दिया। याद रखिएगा, जब गांधी जी आए थे चंपारण तो उसको रहने के लिए प्यारे बच्चों एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में रहने के लिए जगह दिया था, किसने, मठ के महंत ने। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है, यानी धांगर का मतलब क्या होता है। ओराव भाषा, जैसे हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, इंग्लिश भाषा होता है, वैसे ही एक भाषा है ओराव भाषा। तो प्यारे बच्चों ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। पूछा गया धांगर शब्द का क्या अर्थ है, तो हम लोग कहेंगे ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। यह लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज है। इन लोगों को नील की खेती करने के उद्देश्य से 18वीं शताब्दी के अंत में यहां लाया गया था। और कौन लाया था, अंग्रेज। तो पूछा जाएगा धांगर शब्द का क्या मतलब है, तो आप कहोगे ओराव भाषा एक भाषा है, ओराव भाषा, उसी भाषा में धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। और इनको कहां से लाया गया था, इनको लाया गया था छोटा नागपुर से। एक जगह है दक्षिण भारत में, दक्षिण बिहार में छोटा नागपुर, उसी जगह से प्यारे बच्चों इनको लाया गया था। क्या करने के लिए, नील की खेती करने के लिए। कहां से, याद रखिएगा दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर से। और कब लाया था, 18वीं शताब्दी के अंत में। यह भी पूछा गया है कि धांगरों को कब लाया गया था, 18वीं शताब्दी के अंत में। और क्यों लाया था, नील की खेती करने के लिए। कौन लाया था, अंग्रेज लाया था। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया। अब पूछा गया कि दक्षिण बिहार से, 2022 में पूछा गया है, दक्षिण बिहार से गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। तो जैसे हमने अभी बताया कि धांगर को लाया था छोटा नागपुर से नील की खेती करने के लिए, वैसे ही दक्षिण बिहार में जो जिला है गया जिला से किन लोगों को लाया गया था प्यारे बच्चों, बिल्कुल वहां से लाया गया था भूइयां को, भूइयां। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भूइयां को कहां से लाया गया था। याद रखिएगा दक्षिण बिहार का गया जिला से। और धांगर को कहां से लाया गया था, दक्षिण बिहार का छोटा नागपुर जगह से, है ना। तो भूइयां को लाया गया था दक्षिण बिहार का गया जिला से। क्यों लाया था, नील की खेती करने के लिए। याद होना चाहिए यहीं पे आप लोगों को, है ना। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो ओ सदानीरा जो है वो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, यानी गंडक नदी के ऊपर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। तो जो थारन शब्द है ये कहां से विकसित हुआ है। थारन शब्द प्यारे बच्चों आपका थार से निकला है, थार। ऑप्शन आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, यानी जो गौतम बुद्ध जी है वो उनका आविर्भाव कब हुआ था, कब उनका आविर्भाव हुआ है ना, वो कब आए। तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पहले, यानी लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2500 साल पहले हुआ था। अगला देखिएगा, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा। अब आपके सामने क्वेश्चन आया है, वही राजा हरि सिंह जिसका युद्ध हुआ था सुल्तान के साथ। सुल्तान का नाम था गियासुद्दीन तुगलक, है ना। ये वही गियासुद्दीन तुगलक है जो कि हमला करने के लिए आया था। घोड़ा से उतर के सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े पेड़ का तना पर हमला किया, है ना। तो याद रखिएगा जो राजा हरि सिंह है इनका मुकाबला किनके साथ हुआ, गियासुद्दीन तुगलक के साथ। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसी के साथ उनको मुकाबला करना पड़ा था। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि राजा हरि सिंह को किसके साथ लड़ना पड़ा, गियासुद्दीन तुगलक के साथ। और गियासुद्दीन तुगलक का किसके साथ हमला हुआ, राजा हरि सिंह के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे घुमाया जा सकता है, आप नहीं घूमना, बोलना राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा, किससे युद्ध करना पड़ा, गियासुद्दीन तुगलक से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया चौर कैसे ताल है या मन कैसे ताल है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है और बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। चौर कैसे ताल है, तो याद रखिएगा चौर जो है ना ये उथले ताल है, उथले। अगर हम कहेंगे मन कैसे ताल है, मन, तो प्यारे बच्चों हम कई बार बताए हैं कि जो मन होता है ना बेसिकली, चौर जो है आपका उथले ताल है और जो मन है ये गहरे ताल है, गहरे, या गहरे कह देंगे या विशाल कह देंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और देखो इस बार क्वेश्चन में पूछा भी था 2023 में, क्या पूछा था, चौर कैसा ताल है। तो जो चौर है वो आपका उथला ताल है, उथला। और जो मन होता है वो कैसा ताल है, ये गहरा ताल होता है या विशाल ताल होता है, विशाल, बड़ा। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। चौर आपका कैसा ताल है, उथला।
अगला क्वेश्चन देखिए, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये पंक्ति कहां से लिया गया? तो ये पंक्ति लिया गया है ओ सदानिरा से। देखो 2024 में पूछा है। तो वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये प्यारे बच्चों ओ सदानिरा पाठ से लिया गया है। सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है? जैसे हमने कहा कि जो गंडक नदी है, गंडक नदी, उनका जल कैसा है? तो गंडक नदी का जल चंचल है। ठीक उसी तरह सरैया मन ताल का जो जल है, सरैया मन ताल का जो पानी है, ये कैसा है? तो ये पानी स्थिर है। और देखो ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा है। तो सरैया मन ताल का पानी कैसा है? स्थिर है। और गंडक नदी का पानी कैसा है? चंचल है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा। गंडक नदी का जो पानी है, जो जल है, वो सदियों से चंचल रहा। ये पंक्ति कहां से लिया है? तो भाई गंडक नदी के बारे में हम लोग ओ सदानिरा चैप्टर में पढ़ते हैं, और ओ सदानिरा चैप्टर के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ये पंक्ति लिखा गया है। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है ना। तो गंडक नदी का पानी सदियों से चंचल रहा है, ये पंक्ति किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। और ये कहां से लिया गया है? अगर पूछ दे तो हम लोग कहेंगे ओ सदानिरा से लिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना निम्न में से कौन है? तो बताइए, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ओ सदानिरा लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ सदानिरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? देखो 2021 में पूछा है कि ओ सदानिरा जो निबंध है, इसमें जो मन है प्यारे बच्चों, मन, ये कैसा ताल है? तो हमने क्या कहा? जो मन है वो आपका गहरा और विशाल ताल है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। और उथला कौन होता है? चौर। अगर हम कहेंगे कि चौर कैसा ताल है, तो आप क्या कहोगे कि चौर जो है, चौर आपका उथला ताल है, उथला, चौर आपका उथला। और जो मन है गहरा और विशाल, तो गहरा और विशाल के लिए राइट आंसर लगा देंगे डी। ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी के बारे में हम लोगों ने देखा, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, है ना। और पुंडलिक जी को सबसे पहले जो जगदीश चंद्र माथुर जी है, जब वो भीतिहरवा गांव गए थे, उनको वहां पर सबसे पहले कौन मिला? पुंडलिक जी मिला। तो हम लोग कहेंगे कि पुंडलिक जी कौन थे? तो प्यारे बच्चों, पुंडलिक जी जो है ना, एक शिक्षक थे, एक टीचर थे। यह गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानते थे, और ये गांधी जी की बातों को सच्चे दिल से मानते थे, गांधी जी की बातों को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, है ना। गांधी जी ने ही इन्हें निर्भीकता सिखाया, यानी गांधी जी ही थे जो कि पुंडलिक जी को निर्भीकता सिखाया। तो पूछा जाता है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखा? गांधी जी से, है ना। तो गांधी जी ने ही इन्हें निर्भीकता सिखाया था कि डरना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है। कोई भी हो वह अत्याचार करेगा, वो परेशान करेगा, लेकिन उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। इसी को कहते हैं निर्भीकता। तो निर्भीकता गांधी जी ने किसको सिखाया? पुंडलिक जी को। या पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखा? गांधी जी से ने। निर्भीकता क्या होता है? निर्भीकता का मतलब है कि डरना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है। कोई भी हो वो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, वो हमें मारेगा, पीटेगा, लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है, चाहे वो अंग्रेज ही क्यों ना हो, है ना। गांधी जी ने 1917 में पुंडलिक जी को बेलगांव से भीतिहरवा बुलाया था, और पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वह आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे। आश्रम में रहकर, क्योंकि आपको पता है आश्रम विद्यालय किसने खोला था? गांधी जी ने। 3 विद्यालय खोला था आश्रम विद्यालय नाम से। तो इसीलिए गांधी जी ने पुंडलिक जी को बुलाया था, है ना। गांधी जी ने किसको बुलाया था? पुंडलिक जी को बुलाया था, ताकि वो स्कूल में आकर के बच्चों को पढ़ाए, है ना। तो पुंडलिक जी को गांधी जी ने बुलाया था प्यारे बच्चों 1917 में, बेलगांव से भीतिहरवा बुलाया था। और पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वो आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे, और साथ ही साथ ग्रामवासियों के दिल में अंग्रेजों को लेकर जो डर है उनको दूर करे, और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं जो अंग्रेजों से डरते हैं, उनका डर को खत्म करे। इसीलिए गांधी जी ने पुंडलिक जी को बुलाया था। तो पुंडलिक जी कौन थे? एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी निर्भीकता किससे सीखे? गांधी जी से। वो गांधी जी की बातों को बहुत अच्छे से मानते थे। और निर्भीकता क्या होता है? निर्भीकता का मतलब डरना नहीं है, बल्कि अपने हक के लिए लड़ना है। चाहे कोई भी हो वो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, लेकिन उसका सामना करना है ना। और गांधी जी ने पुंडलिक जी को इसलिए बुलाया था, बेलगांव से भीतिहरवा इसलिए बुलाया था ताकि वो आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। और गाँव वालों जो गाँव वाले थे, जो अंग्रेजों से डरते थे, उन लोगों के मन में जो डर बना हुआ था अंग्रेजों के प्रति, उस डर को खत्म करे। इसीलिए गांधी जी ने पुंडलिक जी को बुलाया था, है ना। पूछा जा सकता है पुंडलिक जी को क्यों बुलाया था, तो यही जवाब देंगे। अब अगला चैप्टर है प्यारे बच्चों सिपाही की मां, जो कि एक एकांकी है। सबसे पहला सवाल, सिपाही की मां में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं?
तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सिपाही की माँ जो चैप्टर है, इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग माँ बेटी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो सिपाही की माँ चैप्टर है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? माँ बेटी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। माँ का नाम क्या रहता है प्यारे बच्चों? माँ का नाम रहता है बिश्नी। जो माँ है, माताजी है, उनका नाम रहता है बिश्नी। और जो बेटी है, इसका नाम रहता है मुन्नी। बेटी का नाम क्या है? मुन्नी, है ना। बिश्नी कौन है? माँ का नाम है, मुन्नी बेटी का नाम है। और बिश्नी का एक बेटा भी रहता है जिसका नाम रहता है मानक। बिश्नी का एक बेटा भी है जिसका नाम रहता है मानक। मानक जो कि एक सिपाही रहता है, यानी मानक क्या है? एक सिपाही है। और ये युद्ध लड़ने गया है। युद्ध लड़ने, कहां पर युद्ध लड़ने गया है? जल्दी से बताओ, युद्ध कहां पर लड़ने गया है प्यारे बच्चों? ये युद्ध लड़ने के लिए गया है बर्मा में। बर्मा में ये युद्ध लड़ने गया है। बर्मा जो कि कहां पर पड़ता है? रंगून में गया है, जिसको हम लोग अभी क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। और कौन सा युद्ध हो रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि हम लोग जो उसने कहा था चैप्टर है, उसने कहा था, जिसके लेखक है प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जहां पर हम लोग सुबेदारनी जी और लहना सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो उसने कहा था में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। और जो सिपाही की माँ चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। तो जो सिपाही की माँ चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो सिपाही की माँ चैप्टर में हम लोग दूसरा विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, माँ बेटी की कहानी हम लोग इसमें देखते हैं। माँ का नाम बिश्नी, बेटी का नाम मुन्नी, है ना। और उनका बिश्नी का एक बेटा रहता है जिसका नाम मानक रहता है, वो सिपाही रहता है और वो लड़ने गया है, बर्मा गया है। बर्मा कौन से युद्ध में गया है? उस वक्त में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में ये बर्मा गया है, ठीक है। और जो मुन्नी है, इनका उम्र है 14 साल। मुन्नी का उम्र कितना है? 14 वर्ष है। और जो मुन्नी है ना, ये शादी दिलाने लायक हो गई है ना। इनकी उम्र हो गई है शादी दिलाने लायक। लेकिन मुन्नी जो है ना, यानी इनका जो परिवार वाला है बहुत गरीब है, इसलिए मुन्नी अपना भाई का इंतजार करती है, यानी बिश्नी अपना बेटा का इंतजार करती है कि जो मानक है, जो इनका बेटा है, वो कब आएगा। और जल्दी से वो आएगा, क्योंकि वो युद्ध लड़ने गया है, तो वहाँ से आएगा तभी तो अपनी बहन की शादी दिलाएगा ना, क्योंकि पैसा नहीं है घर में, गरीब है, ठीक है। और प्यारे बच्चों और क्या इस चैप्टर में पढ़ते हैं? तो इसमें हम लोग बिश्नी की एक पड़ोसन देखते हैं। पड़ोसन, है ना, पूछा जाएगा। बिश्नी की एक पड़ोसन भी रहती है इस चैप्टर में। पड़ोसन का नाम क्या है? तो बिश्नी की पड़ोसन का नाम है प्यारे बच्चों कुंती। क्या नाम है? कुंती, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ेंगे हम लोगों को कहानी जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सिपाही की माँ जो कि एक एकांकी है। सबसे पहला सवाल, सिपाही की माँ ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक का नाम है मोहन राकेश। और मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। इनका मृत्यु कब हुआ प्यारे बच्चों? 3 दिसंबर 1972 को। बात करते हैं मोहन राकेश का जन्म कहां पर हुआ? जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में। जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1925 में। और इनका बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। माताजी का नाम बच्चन कौर और पिताजी का नाम करमचंद्र गुगलानी। तो पिताजी का नाम करमचंद्र गुगलानी, माताजी का नाम बच्चन कौर। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन इन्होंने क्या काम किया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया। मोहन राकेश ने कहां पर पढ़ाया? दिल्ली विश्वविद्यालय में। और इनका जो पहला काम है ना, सारिका एक पत्रिका है, इसी में इनको नौकरी मिला, सारिका में, है ना। और ये कथाकार भी थे, नाटककार भी थे। तो जैसे हमने पढ़ा इनके बारे में, क्या नाम है? जगदीश चंद्र माथुर जी, वो भी एक कथाकार और नाटककार थे। उसी तरह प्यारे बच्चों मोहन राकेश जी भी एक कथाकार और नाटककार थे, है ना। और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, इसकी एकांकी यानी जो सिपाही की माँ पढ़ेंगे, ये कहाँ से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। जैसे हमने पढ़ा ओ सदानीरा कहाँ से लिया गया है? तो ओ सदानीरा बोलते क्षण से लिया गया था, बोलते क्षण से। तो उसी तरह प्यारे बच्चों ये जो सिपाही की माँ चैप्टर को पढ़ेंगे, ये कहाँ से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी, ये मोहन राकेश का बचपन का नाम था। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, यानी सिपाही की माँ में हम लोग किस तरह के परिवार को पढ़ते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो सिपाही की माँ चैप्टर है, इसमें हम लोग एक माँ बेटी के बारे में पढ़ते हैं। वो माँ बेटी जो बहुत गरीब रहती है, इतनी गरीब रहती है कि आप समझो शादी दिलाने तक को पैसा नहीं है, उसको बेटा का इंतजार करना पड़ रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग निम्न मध्य वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। मिडिल क्लास भी नहीं, मिडिल क्लास से भी नीचे,
तो सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु निम्न मध्यम वर्ग की है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिपाही की मां एकांकी की बिश्नी, सिपाही की मां जो चैप्टर है इसमें हम लोग बिश्नी जी के बारे में पढ़ते हैं। बिश्नी कौन है? बिश्नी प्यारे बच्चों मां का नाम है, और बिश्नी और बेटी का नाम है मुन्नी और बेटा का नाम है मानक, है ना। तो सिपाही की मां में जो बिश्नी है वो चारपाई के पास मोड़े पर बैठकर क्या करती है? तो सिपाही की मां जो चैप्टर है इसमें बिश्नी जो है चारपाई के पास बैठ करके सूत काटती है, सूत, है ना, यानी कपड़ा वगैरह बुनती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, रंगून कहाँ है? तो प्यारे बच्चों रंगून जो है ना आपका बर्मा में है, बर्मा, और ये बर्मा देश का नाम अभी म्यांमार है। रंगून, रंगून में ही लड़ाई चल रहा था, है ना। जो मानक युद्ध करने के लिए जाता है, मानक युद्ध करने के लिए, तो ये युद्ध कहां पर हो रहा था? ये जो युद्ध है प्यारे बच्चों रंगून में हो रहा था। और ये रंगून कहां पर है? रंगून बर्मा की राजधानी है, यानी म्यांमार में है ना। मानक वहीं पे युद्ध करने गया था, और कौन सा युद्ध में गया था? दूसरा विश्व युद्ध में। चलो अगला, मोहन राकेश के द्वारा जो नाटक लिखा गया है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। यहां पर बताना है कि कौन सा नाटक है जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगला देखिए, सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो सिपाही की मां एकांकी में हम लोग प्यारे बच्चों मां बेटी की कथा वस्तु के बारे में पढ़ते हैं, यानी मां बेटी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? यानी मोहन राकेश किस पत्रिका में जाकर के काम किए हैं? तो वो है सारिका। आ गया क्वेश्चन। तो मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक में काम करते थे? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वो किस पत्रिका में? सारिका में। अगला सवाल, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो मुन्नी जो कि मानक की बहन है, मुन्नी जो कि मानक की बहन है, और इसका उम्र कितना है? सिर्फ 14 वर्ष। सिर्फ कितना है? 14 साल की ये लड़की है, ये बच्ची है, और ये अपना भाई का इंतजार करती है ना। इनका भाई युद्ध करने के लिए गया था, और उस वक्त में मोबाइल फोन टेलीफोन नहीं था, तो अपना भाई का चिट्ठी का इंतजार करता है कि मेरा भाई कब चिट्ठी लिखेगा। क्योंकि लोग ना चिट्ठी में लिखते हैं अपने बारे में कि हम इस दिन को आ रहे हैं, इस दिन को आ रहे हैं, और बहुत दिन से चिट्ठी नहीं आई थी। तो इसलिए जो मुन्नी है ना वो अपना भाई का इंतजार करती है। किसका? चिट्ठी का इंतजार करती है ना। हर रोज वहां पर उनके गाँव में, हर रोज यानी मंगलवार को, हर रोज नहीं, सप्ताह में एक दिन, कौन सा दिन को? मंगलवार को। तो जो चिट्ठी देने के लिए आता ना, चिट्ठी देने के लिए डाक गाड़ी, तो हर मंगलवार को ना वो गाड़ी आता है चिट्ठी देने के लिए। तो जो मुन्नी है वो गाड़ी के पीछे जाती है, उसी डाक गाड़ी के पीछे, कहीं मेरा भाई चिट्ठी तो नहीं भेजा है ना। तो वही पूछा गया कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो मुन्नी जो है चिट्ठी के लिए गाड़ी के पीछे जाती है। वो सोचती है कि मेरा भाई कहीं चिट्ठी तो नहीं भेजा है, क्योंकि चिट्ठी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि उस चिट्ठी में मेरा भाई ने क्या लिखा, कब आएगा नहीं आएगा, कुछ तो पता ही नहीं है। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी के लिए। और हर मंगलवार को चिट्ठी आता है ना, हर मंगलवार को। अगला देखिए, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? यानी जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, सिपाही की मां चैप्टर को, तो इस चैप्टर में एक ऐसे इंसान है जो कि बिल्कुल हड्डियों जैसा है, मतलब वो बहुत पतला दुबला है, तो उसको कहा जाता है हड्डियों का चलता फिरता ढांचा। यानी वो इतना पतला है, इतना पतला दुबला है कि उसको कहा जाता है कि उसका पूरा हड्डी दिखता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? हड्डियों का चलता फिरता ढांचा। तो वो कौन है? वो है दीनू कुम्हार, है ना। दीनू कुम्हार जो है ना वो अचानक दो लड़की को देखते हैं, ईसाई लड़की को, और वो दोनों लड़की को देखने के बाद भागते भागते बिश्नी के यहाँ आती है, बिश्नी के यहाँ आता है बताने के लिए कि दो लड़की आई है जो इतनी छोटी छोटी कपड़ा पहन करके है ना। तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? वो है दीनू कुम्हार। ऑप्शन प्यारे बच्चों बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसाई लड़कियां बिश्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो आपको पता है वो दोनों लड़की कौन है? ईसाई लड़की है। और वो दोनों लड़की जो ना अपने जान बचाकर भाग के आई है, क्योंकि वो कहाँ की है? वो बर्मा की है, वहीं रहती थी, लेकिन वहाँ युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध के डर की वजह से वो भाग करके आई है यहाँ पर मानक के गाँव में। और यहाँ पर जब आया है तो प्यारे बच्चों दोनों ईसाई लड़की बिश्नी के घर आती है मांगने के लिए। क्या मांगती है? चावल दाल, क्योंकि उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो ईसाई लड़की बिश्नी के घर आकर क्या मांगती है? ईसाई लड़की प्यारे बच्चों बिश्नी के घर आकर के मांगती है चावल दाल। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? आखिर जो बिश्नी है, मानक की माँ, मुन्नी की माँ, वो आखिर अपना बेटा को लड़ाई करने के लिए क्यों भेजता है? तो क्योंकि जो बिश्नी है ना उनका घर का हालत बहुत खराब है, उनको अपनी बेटी की शादी दिलाना है, घर का हालत बहुत खराब है, तो इसीलिए वो अपना बेटा को भेजता है युद्ध पर, है ना। तो पूछा गया बिश्नी मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है
बिश्नी मानक को लड़ाई में इसीलिए भेजती है क्योंकि बिश्नी के घर की हालत बहुत खराब है और मुन्नी की विवाह की चिंता है। मुन्नी की हाथ को पीला करना है, शादी कराना है और उस घर में मानक के अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। इसीलिए जो बिश्नी है वो मानक को युद्ध करने के लिए लड़ाई में भेजती है ना। उनको क्या पता था कि मेरा बेटा जाएगा और वापस नहीं आएगा। ये अगर किसी की माँ को भी पता रहे तो कभी भी वो अपने बेटा को नहीं भेजे युद्ध में। अगला सवाल, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, ये किसने कहा? 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे चलते रहे। ये प्यारे बच्चों वो दोनों लड़की ने कहा था। वो दोनों लड़की थी ईसाई लड़की, है ना। तो वो दोनों ईसाई लड़की ने कहा कि माँ जी हम लोग 13 दिन तक भूखे प्यासे जंगल में घूमते घूमते यहाँ आए हैं, हम लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कृपया चावल दाल दे दीजिए, है ना। वेरी गुड। अगला सवाल, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, है ना। जो मोहन राकेश है वो किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा नई आंदोलन के। ठीक है, 12 का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी गुड। नई आंदोलन के हस्ताक्षर कौन थे? मोहन राकेश। ये वही मोहन राकेश है जिन्होंने सिपाही की माँ चैप्टर को लिखा, है ना। निम्न में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो यहाँ पर ना आने वाला कल, है ना, ना आने वाला जो कल है प्यारे बच्चों, ये मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। किसकी माँ पागल हो गई है? अब थोड़ा सा यहाँ पर स्टोरी को समझिए। ठीक है, हम आपको समझाना चाहते हैं। देखो, सिपाही की माँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पर हम लोग प्यारे बच्चों एक सिपाही के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। वो सिपाही जो युद्ध करने के लिए जाता है, ठीक है। तो उसकी जो माँ है जिनका नाम बिश्नी रहता है, बेटी है जिनका नाम मुन्नी रहती है। मुन्नी और बिश्नी ये दोनों सोई हुई रहती है। तो अचानक बिश्नी जो है ना उनका सपना में आता है। वो सपना देखने लगती है और सपना किसका देखती है? अपना बेटा का। तो वो सपना में ये देखती है कि जो उनका बेटा है वो भागते हुए आ रहा है। उनका बेटा भागते हुए आ रहा है और उनके पीछे एक सिपाही भी लगा हुआ है। तो उनका बेटा का नाम क्या है? मानक। तो मानक जो है वो भागते हुए आ रहा है अपने माँ के पास। ये सब बिश्नी सपना में देखती है ना। तो मानक भागते हुए आता है और उसके पीछे एक सिपाही आता है मानक को मारने के लिए। ठीक है, अब ये किसकी माँ पागल हो गई? तो होता क्या है, जब जो सिपाही है, जो मानक है ना, वो अपने माँ के पास आता है और अपने माँ को सारी बातें बताता है कि माँ मुझे कोई मारने के लिए आ रहा, मेरे पीछे लगा हुआ है। उसी समय प्यारे बच्चों जो सिपाही है वो भी पीछे आ जाता है और सिपाही पीछे आने के बाद सिपाही जो है मानक को मारने के लिए बंदूक ऐसे तैयार कर देता है कि मानक अब हम तुमको मार के ही छोड़ेंगे। तो उनकी जो माँ है, मानक की माँ है बिश्नी, वो ना मना करती है। किसको मना करती है? सिपाही को। जो सिपाही मारने के लिए आया है उनको मना करती है कि बेटा मत मारो, मेरा बेटा को मत मारो, ऐसे मना करती है। किसको? सिपाही जो मारने के लिए आया। ठीक है, इसी बीच जो मानक है वो चालाकी से उसका बंदूक को छीन लेता है। यानी जो सिपाही मारने के लिए आया था वो सिपाही के पास बंदूक था, मानक अपने माँ के पास छुप करके था एक तरह से। तो वो तुरंत उसका बंदूक को छीन लेता है और बंदूक छीन करके तुरंत अब उल्टा उसी को मारने लगता है। किसको? सिपाही को। जब सिपाही को मारने के लिए लगता है तो अब जो मानक की माँ है अब वो उल्टा कहती है कि बेटा तू इस सिपाही को मत मारो। क्या कहती है? कि बेटा सिपाही को मत मारो। पहले वो अपना बेटा को बचा रही थी जब वो मारने के लिए जा रहा था, अब जब मानक सिपाही को मारने जा रहा है तो अब वो सिपाही को बचा रहा है। तो इसीलिए जो माँ है वो सबकी है। आप देख रहे हो उनके अंदर सारे ममता की भावना है। वो किसी को भी मारना नहीं चाहती, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, है ना। तभी जो है ना उनकी माँ, मानक की माँ, मानक से कहती है बेटा तो इस सिपाही को मत मार, तू अगर इसको मारोगे तो इसकी माँ पागल हो जाएगी, इसकी बीवी मर जाएगी, इनका बच्चा होने वाला। इस तरह से उनको रोकता है ना। तो पूछा गया किसकी माँ पागल हो गई है? याद रखिएगा सिपाही की। सिपाही की माँ पागल हो गई है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो मुन्नी की उम्र प्यारे बच्चों 14 वर्ष हो गई है। 15 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी को लगता है कि माँ इस दिन जो है ना चिट्ठी आ जाएगा। अपनी माँ को समझाती है, इतनी छोटी सी बच्ची, क्योंकि उसकी माँ को भी यकीन हो गया है कि अब मेरा बेटा कभी नहीं आएगा। तब वो मुन्नी मोटिवेट करती अपनी माँ को, समझाती है कि माँ मैं आपको कह रही हूँ ना वो 100% मंगलवार को उनकी चिट्ठी आएगी, है ना। तो मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? वो कहती है कि माँ अगले मंगलवार को देखना 100% भैया की चिट्ठी आएगी, ये मुन्नी कहती है। और उनकी माँ ये सुन करके और रोने लगती है ना। कौन कहता है मैं इस लाश को ले जाकर चील और कौवों को आगे डाल दूंगा? ये बात कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के सामने डाल दूंगा? तो प्यारे बच्चों वो जो सिपाही है वो जब मारने के लिए आता है मानक को, तो मानक को मारने के लिए आता है और वो उनकी माँ रोकती है।
तब वो मानक की माँ को कहता है कि मैं आज इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के सामने डाल दूंगा, है ना। तो कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? ये प्यारे बच्चों सिपाही कहता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किसकी करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? बताइए, किसका करों का जो मोती है ना, वो जो ना तारों की तरह चमकता है। तो प्यारे बच्चों तारों के, तारा भी किसी का नाम है, तो तारों का जो मोती था ना वो बिल्कुल तारों की तरह चमक रहा था। तो किसकी करों की मोती तारों की तरह चमकती है? याद रखिएगा, तारों के। अगला देखिए, किस पाठ में यह उद्धृत आया है? पूछा गया कौन से पाठ में यह लाइन आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वो भाग नहीं सकते, जो बहुत फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो जो दोनों ईसाई लड़की थी ना, दोनों ईसाई लड़की जो भीख मांगने के लिए आई थी बिश्नी के यहाँ चावल दाल मांगने, तो वो दोनों लड़की कहती है, किससे कहती है? बिश्नी से कहती है कि हाँ, वहाँ जो भी लड़ने के लिए जाता है वो वापस भाग नहीं सकता, अगर वो वहाँ से भागेगा तो उनको गोली मार दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ये पंक्ति लिया गया है सिपाही की माँ से, है ना। वो दोनों ईसाई लड़की कहती है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए हैं, वो वहाँ से भाग नहीं सकते, अगर वहाँ से भागते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, और ये लाइन सिपाही की माँ से लिया गया है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो बताना है कि कौन सा कृति है जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। प्यारे बच्चों जानवर और जानवर, है ना। ऑप्शन बी 20 का बिल्कुल राइट आंसर, जो भी बी लगा रहे हैं उसका सही है। इनमें से जानवर और जानवर जो है ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। अब अगला सवाल है, बिश्नी कौन है? तो बिश्नी कौन है? मानक की माँ, मुन्नी की माँ। बिश्नी जो कि अपना बेटा को युद्ध में भेजती है, क्यों? ताकि जो गरीबी है वो खत्म हो, ताकि उनकी बेटी की शादी हो। तो पूछा गया बिश्नी कौन है? बिश्नी इस एकांकी का एक महत्वपूर्ण पात्र है, यानी बिश्नी सिपाही की मां एकांकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, कैरेक्टर है। वह एक सच्ची देशभक्ति की मां है, एक सच्ची देशभक्ति की मां, है ना। और समाज को अच्छे मूल्य सिखाती है, समाज को अच्छी बातें सिखाती है। बिश्नी कठिन हालत में भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से करती है। उनकी परिवार की हालत इतनी खराब है फिर भी वो अपने परिवार को अच्छे से लेके चलती है। उसे सबसे बड़ी आपत्ति है दहेज से, उनको दिक्कत है दहेज से। दहेज जो लिया जाता है, इतना महंगा महंगा ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मांगा जाता है, बिश्नी को इसी बात से दिक्कत है और वह इसके खिलाफ है। बिश्नी समाज को दहेज की बुराई के बारे में जागरूक करती है। बिश्नी सारे लोगों को बताती है समाज में दहेज की बुराई के बारे में। उसकी भूमिका एक सिपाही की मां के रूप में ऐसी है जो अपने बेटे को देश सेवा के लिए प्रेरित करती है। यानी उनकी भूमिका ऐसी है जैसे एक बेटा को देश के लिए बलिदान दे देना, वैसी है बिश्नी, है ना। और बिश्नी के अंदर में आप हर माँ को देख सकते हैं। बिश्नी पहले अपने बेटा को बचाती है, फिर बाद में जब उनका बेटा मारने के लिए जाता है सिपाही को, तो फिर वो सिपाही को भी बचाती है ना। तो बिश्नी कौन है? बिश्नी सिपाही की माँ की एक महत्वपूर्ण पात्र है। बिश्नी एक सच्चे देशभक्ति की माँ है और वो सारे लोगों को अच्छी बातें सिखाती है। बिश्नी को दहेज से बहुत दिक्कत है, दहेज की बुराई को बताती है, लोगों को जागरूक करती है। वो बताती है कि दहेज लेना कितना बुरा बात है ना। ये सारी चीजें बिश्नी के अंदर है और बिश्नी एक माँ कह सकते हैं कि ऐसी माँ है जो सबको ही चाहता है कि हो, है ना। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म, है ना, महुवी आजमगढ़ जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन आपका बी 21 का सही हो जाएगा ना। जंडी वाली गली अमृतसर में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार जो लड़ाई है वो कहाँ है? तो जो लड़ाई हो रही है वो बर्मा में। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? बर्मा में। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, तो मोहन राकेश प्यारे बच्चों किस एकांकी का लेखक है? तो मोहन राकेश सिपाही की मां एकांकी का लेखक है। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? तो जो सिपाही की मां एकांकी है उसमें कुंती कौन है? बिश्नी की पड़ोसन, है ना। तो याद रखिएगा, बिसंदी की बहन बिल्कुल नहीं, वो पड़ोसन है, पड़ोसन। हमने आपको बताया था कि सिपाही की मां एकांकी जो है इसमें जो कुंती रहती है, कुंती ये बिश्नी की पड़ोसन रहती है ना। तो बिश्नी की पड़ोसन का नाम है कुंती, तो वही चीज लिखा गया। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती जो है ये बिश्नी की पड़ोसन रहती है और यही कुंती आती है बार बार, है ना, ये कहने के लिए बिश्नी से कि बेटी तो तुम्हारी शादी दिलाने लायक हो गई है। तभी बिश्नी उसी समय बोलती है कि कैसे शादी दिलाएं, लोग तो इतना ज़्यादा दहेज मांगते हैं, हम कहाँ से लाएंगे,
है ना। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन या पुस्तक का अंग है? तो सिपाही की मां एकांकी को कहां से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखो 2023 में यह क्वेश्चन पूछा है। तो सिपाही की मां एकांकी को अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है और ओ सदानीरा चैप्टर को बोलते छंद से लिया गया है ना। अगला सवाल, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो अंडे के छिलके को किसने लिखा? मोहन राकेश ने ही। सिपाही की मां को भी किसने लिखा? मोहन राकेश ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो जो दोनों ईसाई लड़की आती है ना, वो ईसाई लड़की को जब चावल दाल दे देता है ना, वो दोनों लड़की चावल दाल मांगने आती है, तो जब उनको चावल दाल दे दिया जाता है तो वो दोनों लड़की एक तरह से दुआ देती है। क्या दुआ देती है? कि परमात्मा आपको सुखी रखे। तो परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? आगंतुक लड़की का। आगंतुक लड़की उसी को कहा जाता है, यानी ईसाई लड़की को। ठीक है। सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? सिपाही की मां बिश्नी। बिश्नी सिपाही की मां, मुन्नी बहन है उनकी, है ना, और कुंती उनकी पड़ोसन है, याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, मानक जो है, मानक कौन है? बिश्नी का बेटा मानक। तो मानक जो है ना, खुद को भैंसी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। क्यों? आखिर वो कहता है कि हाँ हम जानवर से भी बढ़कर, हाँ हम जानवर है। वो क्यों कहता है? क्योंकि वो ना उसको मारने के लिए, अभी हम लोग जवाब देखते हैं कि जो मानक है वो खुद को भैंसी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। क्यों? तो मानक खुद को भैंसी यानी क्रूर और जानवर से बढ़कर इसीलिए कहता है क्योंकि मानक को उसके सामने उसके मुल्क का दुश्मन दिखाई दे रहा है। यानी मानक को उसके सामने उसका दुश्मन दिखाई दे रहा है, और वो दुश्मन पूरा देश का दुश्मन है, वो दिखाई दे रहा है उसको उसके सामने। और वो दुश्मन को बेरहमी के साथ बुरी तरह से घायल कर दिया है और उसे मारना चाहता है। यानी मानक को उसके सामने, मानक पहले अपने आप को भैंसी कहता है, अपने आप को जानवर से भी बढ़कर बताता है। क्यों? क्योंकि मानक के सामने जो है ना, वो दुश्मन है, मानक का भी और मानक के देश का भी, यानी पूरे देश का दुश्मन है, और मानक उनको पूरी तरह से जान से मारना चाहता है। बिश्नी के मना करने पर भी मानक अपने आप को नहीं रोक पाता, क्योंकि उसके अंदर सच्चे देशभक्ति की भावना है और वो अपने सामने अपने मुल्क के दुश्मन को जीवित नहीं देख सकता। वो कभी भी नहीं चाहता है कि हम अपने दुश्मन को छोड़े किसी भी हालत में। इसीलिए जो है प्यारे बच्चों, मानक जो है उसको मारना चाहता है ना। इसीलिए वो अपने आप को भैंसी और जानवर से भी बढ़कर बताता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता है कि हम उसको छोड़े। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग अगला चैप्टर को शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है परगीत और समाज, जो कि एक निबंध है। तो परगीत और समाज क्या है? परगीत और समाज एक निबंध है। इस चैप्टर के लेखक है नामवर सिंह। नामवर सिंह, जिनका जन्म होता है 28 जुलाई 1927 को, और इनका जन्म कहां पर होता है? जीवनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो परगीत और समाज एक निबंध है। ये चैप्टर के लेखक का नाम है नामवर सिंह। नामवर सिंह, जिनका जन्म 1927 में होता है, और कहां पर होता है? जीवनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। बात करते हैं उनके माताजी के बारे में। तो नामवर सिंह के माताजी का नाम है वागेश्वरी देवी, और उनके पिताजी का नाम है नागर सिंह। नागर सिंह जो कि एक टीचर भी रहते हैं। तो ज्यादातर सवाल आता है परगीत और समाज क्या है? एक निबंध है। इसके लेखक का नाम है नामवर सिंह। नामवर सिंह के माताजी का नाम है प्यारे बच्चों वागेश्वरी देवी, और पिताजी का नाम है नागर सिंह। और नागर सिंह उनके पिताजी जो कि एक टीचर रहते हैं, है ना। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेसिकली इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? ये वो है जो लंबी लंबी कविताएं को लिखते थे, जिनको कहा गया प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य का मतलब वो कविता जो बहुत लंबी होती है, और एक जैसे कविता लिखने का भी कुछ कुछ नियम होता है। तो जो कविता को पूरे नियम के साथ, पूरे कायदे के साथ लिखा जाता है, हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, छंद का, रस का ध्यान रखा जाता है, पूर्ण विराम, कोमा का ध्यान रखा जाता है, तो इस तरह के कविता को प्रबंध काव्य कहते हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनको कैसी कविता ये लिखते थे? ये प्रबंध काव्य लिखते थे, यानी लंबी लंबी कविताएं लिखते थे। ये सब हम लोग कहां पर पढ़ते हैं? इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, परगीत और समाज में। तो परगीत और समाज में इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। पहला व्यक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि प्रबंध काव्य, जो कि लंबी लंबी कविताएं को लिखते थे, है ना। उनके बाद त्रिलोचन जो है ये गीत और परगीत दोनों लिखते थे। परगीत का मतलब क्या होता है? लिरिक्स, जिसको हम लोग गाते हैं, लिरिक्स। जैसे हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो हमने जो ये गाया, तो प्यारे बच्चों इसी को हम लोग एक तरह से परगीत कहते हैं। परगीत का मतलब होता है लिरिक्स। जो हमने जो शब्दों को बोला अभी, जो भी शब्दों को अभी हमने गाया, इसी को लिरिक्स कहते हैं। और परगीत जो है ना, ये छोटी कविता होती है और ये आत्मपरक होती है। आत्मपरक का मतलब क्या? जैसे मान लो आपको कोई मार दिया,
अब जब आपको मार देगा आप रोने लगोगे, और रोते रोते कोई कोई कुछ गाने लगता है, या फिर कोई मान लो प्रेम में धोखा खा लिया, प्यार में धोखा खा लिया, तो जब वो प्यार में धोखा खा लेता है ना, तो वो एक तरह से वो करने लगता है, गाने लगता है, एकदम दिल टूटने वाला गाना गाता है। तो एक तरह से जो अपने आप जो कुछ गाने लगता है, मतलब कोई नियम कानून का फॉलो नहीं करता, तो प्यार बच्चों उसे कहते हैं परगीत। तो बेसिकली कविता दो तरह का होता है, एक प्रबंध काव्य, एक मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य कविता उन कविताओं को कहते हैं जिस कविता में सारे नियम कानून को फॉलो करके कविता को लिखा जाता है, और मुक्त काव्य कविता उन कविता को कहते हैं जिन कविता में कोई भी नियम का फॉलो नहीं होता, बस गा दिया। और मुक्त काव्य को ही हम लोग परगीत कहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रबंध काव्य थे, लंबी लंबी कविता लिखते थे और अच्छे से लिखते थे। त्रिलोचन ये परगीत लिखते थे, छोटी छोटी कविता लिखते थे। नागार्जुन ये भी परगीत लिखते थे। रामचरितमानस, विद्यापति और शमशेर जी, इनके बारे में प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। चलो अब एक पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नामोर सिंह की कौन सी रचना है? तो नामोर सिंह की रचना का नाम है परगीत और समाज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नामोर सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो नामोर सिंह का जन्म जीयनपुर में हुआ था, जीयनपुर में। बिल्कुल सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? यानी ये जो परगीत और समाज है ये कहां से लिया गया है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरी परंपरा की खोज से। यानी ये जो परगीत और समाज निबंध कहां से लिया गया है? ये लिया गया है वाद विवाद संवाद से। ठीक है, सॉरी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि जो परगीत और समाज निबंध है ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है वाद विवाद संवाद से। तो ओ सदानीरा कहां से लिया गया है? बोलते छंद से। सिपाही की मां कहां से लिया गया है? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। उसी तरह परगीत और समाज निबंध कहां से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन डी, वाद विवाद संवाद से परगीत और समाज को लिया गया है। इसको याद रखना, हो सके तो तीनों को कहीं पे लिख लेना। नामोर सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो नामोर सिंह जी के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामोर सिंह जो कि परगीत और समाज के लेखक है, इनके गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए, नामोर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहां से मिला? नामोर सिंह ने बीए तथा एमए की पढ़ाई कहां से किया? बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो नामोर सिंह को याद रखिएगा, है ना, पूछा गया नामोर सिंह को बीए तथा एमए की शिक्षा कहां से मिली? याद रखिएगा बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल, परगीत कैसा काव्य है? तो याद रखिएगा परगीत, बहुत सारे लोग प्रबंध काव्य लगा देते हैं जो गलत हो जाएगा। परगीत एक आत्मपरक काव्य है। प्रबंध काव्य किन कविता को कहते हैं? जो कविता लंबी लंबी होती है, जो कविता लिखते समय सारे नियम को अच्छे से फॉलो किया जाता है, छंद का इस्तेमाल, रस का इस्तेमाल। जब कवि कविता लिखते हैं ना, बहुत चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो प्रबंध काव्य उन कविता को कहा जाता है जो लंबी लंबी होती है, जिनमें सारे नियमों को फॉलो किया जाता है। और परगीत जो होता है वो लंबी नहीं होती, बल्कि वो छोटा होता है, और परगीत में सारे नियमों को फॉलो नहीं किया जाता। और परगीत आत्मपरक होता है। आत्मपरक का मतलब क्या है? आत्मपरक का मतलब है आपने जो अनुभव किया, आपका जो एक्सपीरियंस है। जैसे मान लो आप प्यार में धोखा खाए हैं, तो आपको तो पता है भाई प्यार में क्या चोट खाया जाता है, किस तरह का दर्द होता है। तो अब आपको वो दर्द हो रहा है, इसलिए अब आप कुछ गाएंगे। तो इसका मतलब जिसमें आपका अनुभव दिखे, यानी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अगर आप कुछ गाते हैं, अपने फीलिंग जो आप फील करते हैं उसको जब आप गाते हैं, तो प्यारे बच्चों इस तरह की कविता को हम लोग आत्मपरक काव्य कहते हैं। तो आत्मपरक का मतलब आपके अंदर का विचार, आपके अंदर का सोच, आपके अंदर का अनुभव, आपके अंदर का तजुर्बा, ये सभी को आत्मपरक कहते हैं। और परगीत जो है ना, एक आत्मपरक कविताएं होती है, क्योंकि परगीत एक तरह से मन से गाया जाता है। जो आपके अंदर आ रहा है वो आप गाते जा रहे हो। ठीक है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? नामवर सिंह। बिल्कुल, नामवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे नामवर सिंह। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1971 में। ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चों 8 का राइट आंसर हो जाएगा 1971। बहुत अच्छा। तो पूछा जाता है नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? कविता के नए प्रतिमान लिखने पर 1971 में मिला, है ना। तो नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और क्या लिखने पर? कविता के नए प्रतिमान को लिखने पर। अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? नामवर सिंह बीए तथा एमए की पढ़ाई कहाँ किए थे? बीएचयू से। बीएचयू से उन्होंने पढ़ाई किया था। लेकिन पूछा गया कौन से विश्वविद्यालय है, कौन सा यूनिवर्सिटी है जहां पर उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, यानी वो प्रोफेसर बना था। कहाँ का?
बताइए कहाँ का बना था प्रोफेसर? बनारस हिंदू बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों 9 का? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, बहुत अच्छा। तो याद रखिएगा नामवर सिंह जो कि BHU से पढ़ाई किए थे MA तथा BA का, और उन्होंने प्रोफेसर बना कौन सी यूनिवर्सिटी का? वो प्रोफेसर बना था 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय का। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज ये किसने लिखा है प्यारे बच्चों? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बिल्कुल दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, धरती का छंद से क्या आशय है? यानी धरती का छंद से आप क्या समझते हैं? धरती का छंद से लेखक का आशय है उस छंद से जब शब्द और अर्थ मिलकर वास्तविक रचना का रूप लेते हैं। यह प्रक्रिया वास्तविकता पर आधारित होती है, ना कि केवल मन की कल्पना पर। तो धरती का छंद से क्या मतलब है? धरती का छंद का मतलब है, धरती का छंद से लेखक का मतलब है जब शब्द और अर्थ मिलकर एक सही रचना बनाते हैं। जब आप कुछ गाते हैं और जब आप गाते जाते हैं और एकदम वही शब्द आता है जो आप बोलना चाहते हैं, तो जब शब्द और अर्थ दोनों मिल जाता है तो उसी को एक तरह से धरती का छंद कहते हैं। समझ गए? और ये लेखक का वही मतलब है कि जब शब्द और अर्थ मिल जाए। नामवर सिंह के PhD का विषय क्या था? यानी नामवर सिंह ने PhD किया है। नामवर सिंह जो कि परगीत और समाज के लेखक है, उन्होंने PhD किया है। MA तथा BA तो उन्होंने BHU से किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, लेकिन उन्होंने PhD किया है कौन सी भाषा में? पृथ्वीराज रासो की भाषा में। 11 का राइट आंसर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो नामवर सिंह के द्वारा जो परगीत और समाज लिखा गया है ये क्या है? ये एक निबंध है। तो परगीत और समाज क्या है? एक निबंध है जो कि नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह किसके संपादक थे? आलोचना त्रैमासिक के संपादक थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिरिक का पर्याय क्या है? तो लिरिक का मतलब क्या है? पर्यायवाची क्या है? लिरिक का मतलब परगीत या परगीत का मतलब लिरिक्स। लिरिक्स जो हम लोग गाते हैं, जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसी को लिरिक्स कहते हैं, उसी को परगीत कहते हैं। अगला देखिए, चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, एक किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? यानी चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, ये प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया है? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है परगीत और समाज से। ठीक है, तो चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, ये परगीत और समाज से लिया गया है। अगला सवाल, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? यानी नामवर सिंह के द्वारा जो निबंध लिखा गया है। अच्छा याद रखिएगा, परगीत और समाज जो है ना, ये निबंध है। और कैसा निबंध है? आलोचनात्मक निबंध है। यहाँ पर उन्होंने जिनके बारे में हमने आपको शुरू में दिखाया था कि इन लोगों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो नामवर सिंह है उन लोगों को एक तरह से आलोचना करते हैं, उनकी अच्छी और बुरी बातों को बताते हैं, है ना। तो नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? याद रखिएगा, परगीत और समाज एक निबंध है। और कैसा निबंध है? आलोचनात्मक निबंध है। तो पूछा गया नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? परगीत और समाज, और यह 2023 में आपको पूछा हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। परगीत को आप किस रूप में परिभाषित करते हैं? यानी परगीत से आप क्या समझते हैं? इस चैप्टर से ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है। तो परगीत से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, परगीत का अर्थ है एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत, है ना। जब कोई देखोगे ना अकेले अकेले बैठ करके जब गीत वगैरह गाता है उसको भी परगीत कहते हैं। परगीत का बेसिकली मतलब है लिरिक्स। जब आप गाओगे ना तो आप किसी चीज का ध्यान नहीं रखोगे, अब बोलते जाओगे, कुछ लोग आपको पागल कहेगा, इसी को परगीत कहते हैं बेसिकली। तो परगीत का मतलब है एकांत संगीत, यानी अकेले बैठकर गाया हुआ गीत, इसको परगीत कहते हैं। परगीत वैसी कविताओं को कहते हैं जो भाव आधारित होते हैं। यानी जब आप परगीत गाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपके अंदर का आप अपना दर्द को बता रहे हैं, आपके अंदर जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो आपके अंदर का भाव है उसको आप बता रहे हैं, इसी को परगीत कहते हैं। परगीत वैसी कविता को कहते हैं जिसे गीत की तरह गाया जाता है। परगीत जो है ना आत्मपरक होता है। परगीत वैसी कविता को कहते हैं जिसको गीत की तरह गाया जाता है। परगीत आत्मपरक होता है, मतलब जब गाया जाता है ना तो इसमें ऐसा लगेगा कि आपके अंदर का विचार आप बता रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। जब आप परगीत को गाओगे या जब जो परगीत को गाता है तो वो क्या करता है? वो अपने अंदर का अनुभव को, तजुर्बा को बताता है, वो अपना विचार को बताता है, वो अपना एक्सपीरियंस को बताता है ना। तो परगीत आत्मपरक और व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है, व्यक्तिगत पर्सनालिटी अपना दिखाता है
है ना। यह अपेक्षाकृत छोटा होता है और परगीत एक छोटी होती, कविता जो ना वो छोटी होती है थोड़ा सा। तो परगीत का मतलब क्या है, एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत। परगीत उन कविताओं को कहते हैं जो भाव आधारित होते हैं, जिसमें फीलिंग होता है। परगीत वैसी कविता को कहते हैं जिसे गीत की तरह गाया जाता है। परगीत आत्मपरक और व्यक्तिगत होता है। इस तरह से आपको प्यारे बच्चों इस चैप्टर का जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट किया है ना। उसके बाद फिर आगे हम लोग 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से पूरे हिंदी को कंप्लीट करेंगे। ये तीसरा शेर था, इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा, जहां तक होगा वहां तक आएगा, है ना। बाकी आप सभी को बता दें, हम लोग जो है ना क्वेश्चन बैंक करवाने वाले हैं आप लोगों को। क्वेश्चन बैंक आप लोगों का लगातार डिमांड आ रहा है कि सर क्वेश्चन बैंक कब से करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2024 तक 2009 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आपका करवाएंगे। कब, याद रखिएगा, डेट है आपका 10 जनवरी। कोई अगर ये वीडियो को बाद में देख रहे हैं ना तो वो सर्च कर लेना। 10 जनवरी शाम 6 बजे से 10 जनवरी को शाम 6 बजे से आपका क्वेश्चन बैंक की क्लास शुरू हो जाएगी। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट कर देना। क्वेश्चन बैंक 10 जनवरी से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी शाम 6 बजे से, और 2009 से लेकर के 24 तक के जितने भी प्रश्न हैं सबको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अगर आप अच्छे से बना लिए ना तो बहुत सारा सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो PDF है ये आपको तनु क्लासेस ऐप में मिल जाएगा। तो जो भी लोग तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं कर लीजिएगा। सेट 1 सेट 2 का देना शायद बाकी है, 2 का 3 का भी आ जाएगा एक बार में, आज हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, कीमती वक्त देने के लिए। अब हम लोग इसको खत्म करेंगे क्लास को। आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।